हे किट्टी बाड़ी, बस देखो अब। तो कल मैंने इनको जो पढ़ाया था फिस्कल फंक्शंस गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। जो नहीं आए उनके हल्का सा बता देता हूँ। बजट चैप्टर पढ़ा है आपने, बजट में भी थे ये, ठीक है। बजट के अंदर भी पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से नाम कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं हम। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? जो गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। इट्स कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और बोले ये सरकार क्यों करती है सर? गवर्नमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिन्हें वो अचीव करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ये जो फंक्शंस करती है, इकोनॉमिक फंक्शंस, ये क्यों करती है सर? 3 फंक्शंस के लिए, 3 काम के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के? एलोकेशन करना। क्या करना? ताकि समाज में रिसोर्सेज का सही से क्या हो? एलोकेशन। क्योंकि आप भी जानते हो प्राइवेट, देखो प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा किसको दे देगा? वो तो सिर्फ किधर लगाएगा? जहाँ फायदा होगा। ज़्यादा लग्जरी गुड्स, अमीरों के लिए चीज़ें बनाएगा, गरीबों पे ध्यान नहीं देगा। तो सर ये तो फिर मार्केट बराबर नहीं है। मार्केट में तो सबके लिए फायदा होना चाहिए, बेनिफिट शुड बी फॉर ऑल, नॉट फॉर जस्ट रिच पर्सन्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मेक श्योर दैट कि जहां प्राइवेट सेक्टर एलोकेट नहीं कर रहा रिसोर्सेज, उन चीज़ों में कौन लगाएगा? फिर गवर्नमेंट वो चीज़ें क्रिएट करती है। तो ये मैंने कल पढ़ाया था एलोकेशन फंक्शन, ठीक है, फिनिश कर दिया था कल। फिर गवर्नमेंट एक और फंक्शन परफॉर्म करती है जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये आज पढ़ाऊंगा मैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है? इसका मेन नाम, मेन मतलब अमीरों से लेंगे। गवर्नमेंट विल पुट प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस ऑन दी रिच पीपल, मोर ऑन रिच, और उनसे टैक्स लेके किसको सब्सिडीज देगी? गरीबों को। तो सर ये भी समाज में क्या लाने का एक तरीका है? इक्विटी, बराबरी, समानता, इक्वालिटी। क्योंकि आप भी जानते हो समाज में क्या फैली हुई है? असमानता, इनइक्वालिटी। सो इस सर द इनकम ऑफ द रिच इज ह्यूज एंड द इनकम ऑफ पुअर इज इन होल। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन देम, राइट? सो इस गैप को कैसे करती है सरकार कम? रीडिस्ट्रीब्यूशन करके। और कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इसका, बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा। तो आज हम ये फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेबलाइजेशन, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है, जो फिस्कल पॉलिसीज बनाती है, वो क्यों करती है? गवर्नमेंट के 3 मेन उद्देश्य हैं। क्या? एलोकेशन करना, ठीक से एलोकेशन करना। कल इसलिए मैंने बोला था री एलोकेशन, तो नाम लिखा जाता है लेकिन इसको असली में क्या बोलना चाहिए? री एलोकेशन। क्योंकि ठीक से एलोकेट करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ते हैं हम तो हमेशा, और वो ठीक से एलोकेट करता नहीं, वो सिर्फ अमीरों पे ध्यान देता है, गरीबों वाली चीज़ें बनाता नहीं, जहाँ उसका फायदा नहीं वो करता नहीं। तो कौन री एलोकेट करेगा उस पर? गवर्नमेंट। तो ये कल हमने पढ़ा था। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन पे पढ़ते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा कल वाला याद से देखिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। मिस करा तो ये डिफिकल्ट लग जाएगा, फिर नहीं तो मेरी क्लास में बैठो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा कभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं सब लोग। ये कौन सी आ गई यार? वही होगी तो ये। चलो देखो, अरे वो तो मैं कर देता हूँ रंग बिरंगा यार। चलो ये पढ़ा दिया मैंने कल, एलोकेशन फंक्शन कल फिनिश करा चुका हूँ बेटा। आज मैं कराऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना सब लोग। रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है आप भी जानते हो सर। सोसाइटी में देखो कौन सी इकोनॉमिक्स चल रही है? पूरे देश की। इंडिविजुअल के बारे में तो सोचो मत, देश के बारे में सोचो। हमारी इकोनॉमी में क्या सभी को इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या सभी के लिए बेनिफिट्स हैं? नहीं सर। द इनकम ऑफ द रिच इज़ वेरी ह्यूज और गरीब की बहुत कम है। बहुत ह्यूज गैप है दोनों की इनकम में। समाज 2 भाग में बढ़ जाता है, अमीर में और पुअर में। बताया था मैंने आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ाई थी। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, द सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड इनटू 2, द रिचेस एंड द पुअर्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो सर इसको बराबरी पे लाना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार उसके लिए एक रोल प्ले करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा फंक्शन? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है या रीडिस्ट्रीब्यूशन? देखो सर, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ज़्यादा किधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? अमीरों के फायदे के लिए। तो सर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? देखो पहले पढ़ते हैं अपन इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। आप भी जानते हो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपैंड तो हुई है, वेल्थ एंड आउटपुट भी बढ़ता है, बट क्या बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? नहीं सर, द बेनिफिट्स आर नेवर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज ऑलवेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी होता ही नहीं है, स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब एक तरफा झुका हुआ होता है। किसकी तरफ झुका हुआ होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? अमीरों की तरफ। सही है, उनके लिए बेनिफिट्स ज़्यादा है और गरीबों के लिए बेनिफिट्स नहीं होते। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं समाज में सर। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सिर्फ अमीरों की हो रही है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है कि भाई गवर्नमेंट को कैसा रोल प्ले करना चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करना चाहिए, अमीरों से लेकर गरीबों को देना चाहिए। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए इंटरवीन करती है इकोनॉमी के अंदर, और वो क्या क्रिएट करना चाहती है?
इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वो ये कोशिश करती है कि भाई इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल का मतलब भाई उनको भी कुछ मिले, सही है, उन तक भी चीजें पहुंचे। क्लियर है कि तीसरी बात? तो इसके लिए सरकार क्या करेगी सर? इसके लिए वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करती है। सुनना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करती है गवर्नमेंट इस फंक्शन में? नंबर 1, गवर्नमेंट एड्रेसेस द क्वेश्चन फॉर हुम द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। यहां पे वो गवर्नमेंट रेस करती है कि भाई किसके लिए गुड्स बनेंगे, सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ी बनेंगे सर, गरीबों के लिए भी बनाने हैं सर, सही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स, गवर्नमेंट ये जो मेन लाइन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना, मेन बात जो बताऊंगा वही आएगी। तो गवर्नमेंट ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करती कैसे है? 2 चीज का यूज करती है इसके लिए गवर्नमेंट। क्या? एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट। सबने पढ़ा है बजट, और जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई नॉर्मली असली बजट देख सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा आपको सरकार का, भारत सरकार का। एक तरफ क्या होती है रिसिप्ट्स और एक तरफ क्या होते हैं एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की मेन रिसिप्ट क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट का रेवेन्यू साइड होता है, और गवर्नमेंट का इधर क्या करती है, उस पैसे से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के करती है। क्या बनाती है? खर्चे करती है गवर्नमेंट उसी से ही, सही। अच्छा वो सी पोर्ट्स, हाँ बस ठीक है। चलो आज हिम्मत नहीं है ये सब करने की, बुखार हो रहा है। तो चलो, सो गवर्नमेंट बजट बनाती है। बजट की जो 2 चीजें हैं इनका इस्तेमाल करती है रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अमीरों पे लगाएगी टैक्स, और उस पैसे से किसको देगी? एक्सपेंडिचर किस पे करेगी? गरीबों पे बढ़ाएगी। हो गया ना रीडिस्ट्रीब्यूशन? देख लो सर, अमीरों से लिया और गरीबों को दिया। गरीबों के लिए सब्सिडाइज फूड, फ्री स्कूल्स, फ्री हॉस्पिटल, उनके लिए जो सब्सिडाइज रेट पे प्लॉट्स और ये जेडीए की स्कीम्स और ये सब बनाती है सरकार, सही है कि नहीं है? और वो रिजर्वेशन और उनके बच्चों के लिए कम फीस पे भी वो होता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट इससे। तो याद रखिएगा रिजर्वेशन, मैंने कल भी बोला था आपको, रिजर्वेशन जब भी चालू हुआ हमारे देश में उसका मेन पर्पस क्या था? यही था, क्या करना समाज में? रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो गलत तो नहीं था उस समय, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन टूडेज टाइम, आई एम कमेंटिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम जरूरी था रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि जो इनकम थी देश में हमारे वो सिर्फ कुछ लोगों के पास थी। तो उसको समाज को बराबरी पे लाने के लिए यार हमको करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल करना पड़ेगा, अमीरों से लेके गरीबों को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लगाया कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रॉडन कास्ट के जो लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत दूर दूर रहते ना ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज हैं जो बहुत दूर, है ना, आदिवासी जो लोग हैं। अब यार उन तक चीज़ें कैसे पहुँचे? तो उनको नौकरी देंगे, समझ रहे हो? तो उनको नौकरी देंगे तो उनके पास पैसा आएगा, वो अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो यही तो है तरीका, रिजर्वेशन करने से उनका डेवलपमेंट होगा सर, वो भी ऊपर आएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये तरीका था गवर्नमेंट का उस टाइम पे। ऑब्वियसली आज अगर मैं बोलूँगा तो आज भी होना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, चाहे वो शर्मा हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सच्ची में अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर रिजर्वेशन, उनके बच्चों को आपको थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए। एंड मेरा ऐसा मानना है कि रिजर्वेशन सिर्फ एक लास्ट वाली जॉब पे होना चाहिए, जैसे लास्ट या सेकंड लास्ट पे। जैसे 4 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो आप रिजर्वेशन करके सीधे ऊपर मत पहुंचाओ, समझ रहे हो? गिव देम जस्ट द 3 और 4 वाला लेवल, ताकि वो पैसे कमाने लगे। पैसे कमाने लगेंगे तो हो गए ना हमारे बराबर, फिर तो हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे, उनके बच्चे भी मेहनत करेंगे, दोनों इक्वल लेवल पे हो गए। ऐसा सीधे ऊपर वाले पे मत दो। होता है ना यार, आईआईटी में डायरेक्टली सीट मिल जाती है, दिस इज वेरी पेनफुल फॉर सम पीपल। होता है यार, आज मेरी 92.8% थी, प्लस उसके साथ में मेरे को 2% स्टेट खेलने का, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसको स्टेट खेलने का 2% उस टाइम मिला था यूनिवर्सिटी के लिए। फिर भी कुछ पॉइंटों से मेरा एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक दोस्त स्कूल का जिसकी 67% थी, उसका एडमिशन हो गया। अब उससे वो झेला नहीं गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली का। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब आई वोंट से ऑलमोस्ट लाइक सीए, बट अच्छा डिफिकल्ट होता है, सब में डिफिकल्ट कोर्स होता है। तो वो झेल नहीं पाया, वापस आ गया, सीट भी खराब कर दी। ऐसा दुख होता है थोड़ा सा ना, कि भाई आप ठीक है उनको फंड्स प्रोवाइड कर दो, बट उनको सीधे पहुंचाओ मत, वो है। चलो जो भी है, मेरे कहने से तो नहीं चलती है दुनिया, क्योंकि जो भी इसको चेंज करेगा वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, इस बात को समझो। वो भी गलत नहीं है। जो भी पॉलिटिक्स में है, जो भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी इसको छेड़ेगी ना, देश में कोहराम मच जाता है भाई साहब। देखो क्या है, या तो कोई चीज़ लाओ मत, गलत चीज़ अब ले आए,
अब हटाना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली कोई कर सकता है तो ये बहुत ही कोई डायनामिक आदमी कर सकता है, मोदी से भी ज़्यादा डायनामिक, जो डरता ही नहीं किसी के बाप से ही। एक ही है, पागल है क्या? एक और बाबा है, योगी बाबा। हाँ भाई चलो, तो उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। सामने देखिएगा तो याद रखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सिर्फ दो टूल्स है गवर्नमेंट के बजट में, वो यूज करता है, जो रेवेन्यू साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेन बात याद हो गई क्या? अच्छा, गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कहां से आता है गवर्नमेंट को? देखो उल्टा, मतलब पहले रेवेन्यू बताना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएगी, अमीरों पे ज़्यादा लगाएगी, रेट ऑफ टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी। ठीक है, तो उससे पैसा आएगा और उस पैसे से क्या करेगी सरकार? खर्चा करेगी। खर्चा करेगी, क्या बनाएगी? फ्री एंड सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड, बेसिक गुड्स टू डिजर्विंग इंडिविजुअल्स। बीपीएल लोग जो होते हैं, राशन की दुकानें खोलेगी, सब्सिडाइज रेट पे फूड देगी उनको, ये सब देगी। इफेक्ट ऑन इफेक्टिव डिमांड, सर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे यार देखो क्या कह रहा है, फर्जी टॉपिक है तो इसमें तो कोई पूछते भी नहीं है, फिर भी बता देता हूं। देखो, हाउसहोल्ड इनकम डिटरमाइंस इफेक्टिव डिमांड विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल आउटपुट अमंग द इंडिविजुअल्स। सर हाउसहोल्ड जो डिमांड करते हैं, अरे वही पहले डिमांड करोगे, फिर प्रोड्यूसर सामान बनाएंगे, प्रोडक्शन होगा, फिर वो इनकम बनेगी। याद है वो फ्लो? तो पहले कहां से चालू होता है? हाउसहोल्ड पहले डिमांड करते हैं, सो देयर डिमांड डिटरमाइंस द प्रोडक्शन ऑफ रियल आउटपुट, की कम होगा या ज्यादा। अगर तुम डिमांड कम करोगे, अरे वही एग्रीगेट डिमांड, अगर तुम कम डिमांड करोगे तो रियल आउटपुट कम बनेगा, डिक्रीज कर देंगे प्रोड्यूसर्स आउटपुट को। अगर तुम डिमांड ज्यादा करोगे तो दे विल इंक्रीज द आउटपुट इफ इट इज पॉसिबल। तो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिवाइड्स द इफेक्टिव डिमांड फॉर इकोनॉमिक गुड्स अमंग द सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड फैमिली यूनिट्स। तो बस रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करता है? वो ये देखता है कि सबके लिए फिर बने वो गुड्स, सिर्फ किस अमीरों के लिए नहीं, फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, सो इट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। तो इसमें से कुछ नहीं पूछते, टेंशन ही मतलब। अब एम क्या होता है इसका? एम क्या होता है? एम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अरे बड़ा इजी, हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है सिर्फ, मैं आपको बोल रहा हूं इजी चीज है, समझ में आ जाती है, लेकिन इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे मिनिमम एग्जाम से पहले, इसलिए आई एम पुशिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं इस स्ट्रैटेजी को समझो, इट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इस मंथ को थोड़ा सा पेन लेकर फिनिश कर लो कोर्स को, देन स्टार्ट योर कोर्स। आपकी पढ़ाई तो उस दिन स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं है। तो उससे पहले आपको 45 डेज में 2 बार कोर्स करना है, कोई भी सब्जेक्ट का कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ होएगा ही बढ़िया। हाँ भाई, सो एम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पहला एम क्या होता है? क्यों करती है सरकार सर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करती है? समाज में क्या लाने के लिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, और आउटपुट, सबके लिए आउटपुट बनना चाहिए, आउटपुट सबके लिए मिलना चाहिए, इनकम सबकी होनी चाहिए, वेल्थ सबकी होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर, ठीक है, इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्रीवेशंस। सर समाज में जो लोग डेप्रीवेटेड सोसाइटी है, डेप्रीवेटेड मतलब जिनको हिंदी में बोलते हैं जो इनको कई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी इंप्रूव करना, वेलबींग, उनका वेलफेयर करना, सर इसलिए सरकार ये करती है कि नहीं? प्रमोट इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर दोज इन हार्डशिप्स। So those people who are facing hardships, those who don't have houses, those who don't have food to eat, so government makes sure, ensure करती है गवर्नमेंट कि यार ये उनको चीज़ें मिले। इसलिए गवर्नमेंट 8 रुपये में खाना, अन्नपूर्णा योजना चालू कर रखी है, आपको पता है 8 रुपीज़ में। 8 रुपीज़ इज़ अ चीपर थिंग आई गेस। सो 8 रुपये में खाना है भाई, एक्चुअली है। आप जाओ रेलवे स्टेशन वगैरह पे, देयर इज़ अ वैन देयर जो खड़ी रहती है, अन्नपूर्णा बोलते हैं उसको बेसिकली। तो ऐसे ही गरीबों के लिए स्कूल खोला हुआ है, फ्री स्कूल्स है, फ्री एजुकेशन है, फ्री हॉस्पिटल्स है, प्लस उनको फ्री वो दे रखा है चिरंजीवी योजना, और ये सारी चीज़ें हैं सर। तो करती है ना गवर्नमेंट, कहाँ से कर रही है? अमीरों से लेके। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दो हमको। तो अरे यार क्या एग्जाम्पल दूंगा? पहला, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगा के गरीबों को सब्सिडी देना, किसका एग्जाम्पल है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का। पूछ लेंगे क्या क्वेश्चन आता है, ये ऐसे ही तो आएगा। Provide progressive taxation, imposing progressive taxation on rich and providing the things with subsidies to the poor is a dash function of the government. Redistribution function. समझ में आया? दूसरा, financing public services that benefit low income households. Public services देना,
डिस्पेंसरीज देखा है आपने, डिस्पेंसरियाँ खोलते हैं छोटी छोटी सरकारी, है ना, जो राशन की दुकानें हैं, तो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है उनके लिए सरकारी सर्विसेज चालू करती है ना। वो पोलियो वोलियो ड्रॉप्स व्रॉप्स डालते नहीं डालते यार, ऐसे थोड़ी है, गवर्नमेंट करती तो है ही। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस बताया था अभी, रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, समाज में बराबरी लाने का तरीका है सर, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों लाई थी सरकार, कि भाई मजदूर भी थोड़ा उनका वेलबींग इंप्रूव हो, सही है भाई। गरीबों का आप जानते हो मजदूरों के साथ गलत होता है, उनको दबाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, बोला ऐसे लात मार के भगा देते हो, काम करवा लिया सुबह से शाम तक, एक्चुअली करते हैं यार। देखो भाई बहुत गंदी दुनिया है। अब आप अपन नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी गंदी नहीं है, गंदी है, समझ में आ रही मेरी बात। वैसे कहते ना कि वो आजकल लोग वो रील वील पहले बनाते थे, बोला नहीं लोग गंदे नहीं होते, अपनी सोच का नजरिया है, लोग ही गंदे होते हैं समझ में आई मेरी बात, तो याद रखिएगा ये बात। तो होते हैं यार, गरीबों के साथ बहुत गलत वो करते हैं, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट क्या लाई, मिनिमम वेजेस एक्ट। सपोर्ट प्राइसेस, आप जानते हो बेचारे फार्मर्स हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, है ना, फसल लगाते हैं, खर्चा उर्चा करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अच्छा दाम मिल जाएगा मंडी में अच्छा दाम नहीं मिलता है। 5 लाख रुपए लगा के गन्ने की फसल लगाई, उस गन्ने की फसल बनाने में 5 लाख रुपए खर्चा आया, उनको बेच के मिल रहा है 3 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन 2 लाख का घाटा और हो गया, कमाई तो कुछ भी नहीं हुई। तो गवर्नमेंट दैट्स वाई इंश्योर्स सपोर्ट प्राइसेस टू देम, कि बोला टेंशन मतलब अगर कम रेट होगी तो हम तुम्हें सही रेट दिलवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, और कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे, बफर स्टॉक कर लेंगे। समझ में आया, पढ़ा है आपने 11th क्लास में पढ़ाते हैं, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर, समझ में आया। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये जो बेरोजगारों को देते हैं, बेरोजगारों को क्यों देते हैं, अब सर वो बेरोजगार है ना सर, कैसे करेगा, है ना, वो जियो वीओ की सिम कैसे खरीदेगा, इंटरनेट पे कैसे वो पंचायती करेगा, उसके पास भी तो जियो का खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू बेरोजगार पीपल, वो भी क्या है भाई, उसको भी तो खाने पाने को मिल जाए, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट देती है गवर्नमेंट, क्या के लिए देती है भाई, इट्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और क्या होता है। अंडर प्रिविलेज्ड को, डिपेंडेंट लोगों को, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें नौकरी देती है, सरकारी नौकरी देती है, रेलवे में फ़ायदा दिया जाता है, तो सब देते ही ना यार, अरे है ना, होता है। मॉनिटरी एड, पैसे भी दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, वो नहीं देखा आपने, वो क्या नाम था एक, वो जो फर्जी IAS बन गई थी, है सुना होगा न्यूज़ के अंदर, पूना में एक फर्जी IAS बन गई थी, वो डिसेबल्ड कोटा के अंदर खुद को डिसेबल्ड दिखाया और खुद का पॉलिटिक्स वगैरह वो कर सकती थी, थोड़ा इन्फ्लुएंस, तो पॉलिटिक्स में सेटिंग वेटिंग करके खुद को डिसेबल्ड कोटा में दिखा के IAS बन गई। बाद में पता लगा डिसेबल्ड ही नहीं थी, बावड़े पूंछ बना रही थी वही है ना। अब आप बोलोगे कि बोले नहीं सर सोच का नजरिया, सोच का नजरिया नहीं है, लोग ही गंदे होते हैं, समझ में आया। सो डिसेबल्ड का फायदा उठाना चाह रही थी, वो बन भी गई, 2-3 साल नौकरी करी है उसने, और धमाके से उसने वो किया है, क्या बोलते करप्शन, 2-3 साल में। अच्छा ये पता बात खुली कैसे, एक तो डिसेबल्ड से बनी, मतलब डिसेबल्ड कोटा यूज करके IAS बनी, और भाई साहब करप्शन करे जा रही है, तो आदमी का नजर जाएगी ना। वही वाली बात, विजय माल्या वाली बात मैंने बताई थी आपको, साला घाटे में चल रहा है, बोल रहा है बोले यार बैंकरप्ट टू, पैसे नहीं दे पा रहा बैंकों के, सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव देम मनी। भाई साहब शकीरों को बुला रहा है, वाका वाका कर रहा है, इधर माहौल बन रहा है, सरकार जिसकी नहीं जाए उसकी भी चल जाएगी। बोला यार ये क्या चल रहा है यार, इधर बोल रहा है बोला SBI को पैसे नहीं है, उधर बोल रहा है शकीरा नचा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, नचाओ तो मतलब पता नहीं लगना चाहिए, सही है कि नहीं है। या फिर ये काम करने, नजरों में आने वाला काम नहीं करना चाहिए। बेवकूफ़ थी वो लड़की, IAS बन गई, शांति से चुपचाप तो रहती कुछ साल, अरे है ना, उसमें भी करप्शन करना है उसको, घमंड दिखा रही थी, आ गई वीडियो में 2-3 बार, दो ही। आजकल सोशल मीडिया का देखो नुकसान भी है तो बेनिफिट्स भी है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो नेक्स्ट, स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स। सर बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए आप भी जानते हो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। क्या आज राजस्थान में जितना डेवलपमेंट जयपुर में हो रहा है, क्या इतना अजमेर में हो रहा है, क्या इतना नागौर में हो रहा है, क्या इतना सीकर में हो रहा है, नहीं सर। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमी मतलब जो रीजन्स का भी बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उन जगह जा जाके प्रोजेक्ट्स लगाती है जहाँ पे उस इलाके का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। रिफाइनरी लाई बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में जैसलमेर में रिफाइनरी ला रही है, तो ये सब क्यों ला रही है भाई, उधर का भी तो डेवलपमेंट करना है ना, वहाँ के लोगों को भी तो एक कुछ होता है, काम धंधा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं उधर। आज हमारे यहाँ भी तो नहीं है ना कुछ IT इंडस्ट्रीज, क्यों जाना पड़ रहा है दिल्ली में लोगों को, CA बन के दिल्ली में क्यों जाना पड़ता है, या मुंबई क्यों जाना पड़ रहा है, या बेंगलोर क्यों जाना पड़ रहा है। जयपुर में वी डोंट हैव दैट इंडस्ट्रीज ना, कॉर्पोरेट्स है ही नहीं। एक आएगा तो देखते हैं, कुछ आएगा कुछ आएगा नहीं आए, अपने यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, परिवार से दूर होना पड़ता है। चलो अब सुनिएगा,
अब एक और बात सुनो, एक माँ के दो बच्चे, अमीर और गरीब, है ना, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? दोनों, दोनों जरूरी है ना। अब सोचो अमीर से ले लिया ज्यादा और गरीब को दे दिया, होता है बंटवारे के लिए, तो सुनते ही हो आप लोग, लड़ाइयाँ होती हैं परिवारों में और ये सब, एक को ज्यादा, एक से ज्यादा ले लिया और दूसरे को ज्यादा दे दिया। कल हमारे पड़ोस में हो रही थी ऐसे ही तो अब वो जो आंटी जी हैं, वो बड़े वाले भैया को जो है उनको स्कॉर्पियो एन दिला दी भैया ने, ठीक है, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको दे रही है भाई साहब उनकी ईएमआई के पैसे और वो सब डीपी के पैसे। छोटा वाला बेटा हो गया नाराज, वो चालू हो गया डैश 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 बीप 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 है। एक माँ के दो बच्चे, एक को भी नाराज करना ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए? दोनों में ट्रेड ऑफ, बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अमीरों से ज्यादा लोगे तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आज मिडिल क्लास कई बार नाराज हो जाता है, आप देखो ये बजट वजट बनाते हैं, मजे ले लेते हैं हमको तो कुछ समझते ही नहीं है। बोलो नहीं नहीं, देखो अब यहाँ पे तो 3 बच्चे का रखे हैं सरकार ने, एक अमीर वाले, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। लोअर क्लास को तो वैसे फायदे देते हैं, अमीरों से वो टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मीडियम वाले से भी लेते हैं, मीडियम वाले पे तो ध्यान जाता ही नहीं। एक्चुअल बात है कि मिडिल क्लास नाराज क्यों होता है? क्योंकि वो ऊपर वालों पे ध्यान देते हैं और नीचे वाले, बीच वाला बच्चा भी तो है, उस पर भी तो ध्यान दो। और सही बात है, जिनके घर में 3 बच्चे होंगे वो जानते होंगे इस बात को, है क्या किसी के? ऐसे चुपचाप से बता दो उंगली करके यूं होते हैं जिनके 3 बच्चे हैं, बड़ा, छोटा और मीडियम चलो अब तो आजकल एक ही नहीं हो रहे, 2-3 की तो कहीं बात चल रही है, फिर भी 3 होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बीच वाला पिसता है ना, अरे है ना, वो हमेशा बीच में ही रहता है, वो बेचारे को ऊपर वाले की यूज चीजें मिलती है, नीचे वाले को कुछ दिलाना है तो उसको बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, होता है जो भी है। आप बात को समझो, एक माँ के 2 बच्चे, ज्यादा अमीरों से ले लिया तो अमीर नाराज हो जाएंगे एंड दे विल से, बोला हम जा रहे हैं दूसरे देश में। भाई ये क्या मजाक लगा रखा है? वो ताई जी रोज रोज टैक्स बढ़ा देती है, हमें मस्ती चल रही है हमारी, हमसे ले लेके उधर दे रहे हो, ज्यादा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उन पे भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सही है कि नहीं है? अच्छा, इधर कम दिया, अब इधर कम दिया तो ये नाराज हो जाते हैं और एक्चुअल वोट तो देने यही जाते हैं और क्या, वो अमीर वाले तो वोट देने ही नहीं जाते ना, वो तो उसको कैसे देखते हैं, टुडे इज अ डे ऑफ, दे टेक आउट देयर फरारीज एंड जाते हैं मुंबई, बोला यार आज तो छुट्टी है, मजा आएगा, गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलाने को मिलती तो है नहीं इनको, है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते रहते, बस पार्किंग से निकालते रहते हैं हाँ और क्या, इतना ट्रैफिक है। तो वोटिंग डे को तो ये ऐसे एंजॉय करते हैं। तो एक्चुअल वोट कौन दे रहा है? गरीब, इनको भी पता, बोले यार इनको भी नाराज नहीं कर सकते। तो अब आप बताओ, लेकिन किसी तरफ क्या नहीं होना चाहिए? स्क्यूड नहीं होना चाहिए, एक तरफ झुका हुआ नहीं। क्या जरूरी है? ट्रेड ऑफ करना। समझ में आया क्या? अरे बोलो, बात नहीं भाई, सामने देखो एक बार, हाँ भाई। सो कंफ्लिक्ट में अराइज, एक मांगे 2 बच्चे, एफिशिएंसी और इक्विटी। अगर ज्यादा एफिशिएंसी वालों को छेड़ दिया इक्विटी के चक्कर में, गरीब, तो लंका लग जाएगी सर, सही है। कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। अरे बात समझ गए क्या? लिख लो, एफिशिएंसी मतलब रिच और इक्विटी मतलब गरीब। तो इनमें बैलेंस होना चाहिए सर। हाई टैक्सेस ऑन द रिच कैन अचीव ग्रेटर इक्विटी। सर अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाने से आप गरीब को फायदा तो दे रहे हो, लेकिन इट माइट डिस्करेज द एंटरप्रेन्योरशिप इन योर कंट्री। कहीं और लेके चले जाएंगे अपना बिजनेस। ज्यादा नाराज कर दिया उनको तो, एक सेकंड जाओ, है ना। और तो सर सिंपल सी बात है, उन पे ज्यादा हाई रेट्स लगा दी गरीबों को देने के लिए, तो नाराज हो सकते हैं। इट माइट डिस्करेज एंटरप्रेन्योरशिप इन योर कंट्री एंड दे माइट शिफ्ट अवे टू अदर कंट्रीज। इसलिए तो जा रहे हैं, कई वो गुज्जू जा रहे हैं वहां पे, और क्या, उनको दिख रहा है, बोले यार यहाँ पे तो ज्यादा टैक्स ले रहे, बोला उधर है ही नहीं, गवर्नमेंट बुला रही है, उल्टा पैसे और दे रही है, जा रहे हैं वो तो है, हाँ सुविधा भी नहीं दे रहे। अच्छा सुनना, तो दिस कैन नेगेटिवली इंपैक्ट, सोचो जरा, आज अगर आपने ज्यादा फर्म्स को नाराज कर दिया तो क्या होगा? दिस विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। सर वो यहां से शिफ्ट कर गए अपना आउटपुट लेके, तो बिजनेस, तो फिर ब्रेन ड्रेन, तो ब्रेन तो जा ही रहा है, बिजनेस ड्रेन हो जाएगा, पैसा ड्रेन हो जाएगा, पैसा भी तो लेके जाएंगे, सही है, फ्लो ही, यहां से पैसे ले गए, वहां लगा लिया फॉर्म, आउटपुट लगा दिया, उधर ही बिजनेस लगा दिया। सो दिस कैन नेगेटिवली इंपैक्ट योर जीडीपी, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। तो दोनों को नाराज, मतलब उस एक के चक्कर में दूसरे को नाराज नहीं करना है। एंड बैलेंसिंग इक्विटी विद द एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल टू मिनिमाइज द एफिशिएंसी कॉस्ट। तो इसीलिए तो जो आंटी जी कर रही है वो गलत कर रही है। इक्विटी बैलेंस करना बहुत जरूरी, बराबरी रखो, एक को ज्यादा दोगे दूसरे को कम दोगे तो नाराज होगा वो, सही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स शुड केयरफुली रिकंसाइल द इक्विटी।
तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? यही तो होता है कि इक्विटी को रिकंसाइल करे एंड एफिशिएंसी गोल्स टू अवॉइड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमेशा इनको क्या करे? रिकंसाइल करे, बैलेंस करके रखे। ये सरकार का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। अब पूछ, एक सेकंड पूछा। हाँ हाँ, इक्विटी मतलब बराबरी लाएंगे ना, एफिशिएंस वालों से लेंगे। वही एफिशिएंसी कौन लाता है? प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली अगर कहूं तो अमीर वाले, तो उनसे ले रहे हैं और इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। ये है बात। अब ज्यादा ले लिया तो इक्विटी के चक्कर में ज्यादा लोगे तो यू आर डिस्करेजिंग देम, यू आर है। कैसे रहने दो? दोनों जरूरी है ना। गरीब तो कमा के भी तो नहीं देता, गरीब तो कुछ, बात यही तो है। हम इतने सालों से आज तक डेवलपिंग इकोनॉमिक क्यों है? बिकॉज वी आर स्टिल स्टिल फ्लोइंग इन टू बोट्स। इधर हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बैलेंस करने में अटके हुए एक वन, यू हैव टू चूज वन वे। वही है, और वो भी ठीक नहीं है, डिप्रेशन कर डालेंगे। आपको मैं ये समझाऊंगा और आपको खुद समझ में आएगी कि ठीक है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि अगर उन पे छोड़ा, वो भी तो कम नहीं है ना प्राइवेट सेक्टर। खुद का फायदा देखेंगे, रेलवे का दाम कर देंगे भाई साहब, जो आज 100 रुपए में लेके जा रही है रेलवे 500 रुपए कर देंगे गरीबों के लिए। कैसे जाएंगे बेचारे गरीब? तो वही तो बोल रहा हूँ, तू ही तो बोला कि भाई सिर्फ एफिशिएंसी रखो। तो अगर सिर्फ अमीरों को रखूंगा, वही वाले बिजनेस उन पे ध्यान दूंगा, तो वही बढ़ेंगे ना। फिर सबको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फिनिश करना जरूरी है आज क्लास से पहले। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो सुनना भाई, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन मीन्स सर ऊपर नीचे चलता रहता है, जानते हो, जीडीपी कभी ऊपर कभी नीचे, बिजनेस साइकिल कभी ऊपर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, पीक ट्रफ, ये सब चलता रहता है। और प्राइसेस बढ़ते चढ़ती रहती है, कभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, कभी सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज्यादा, कभी डिमांड कम, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, चलता ही रहता है। तो इसको क्या करना जरूरी है सर? स्टेबल रखना जरूरी है, बिकॉज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर नेवर गुड। अब आपको लगता है सर बढ़ता भी तो है, अरे बेटा घटता भी तो है। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। अरे है ना, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सोचो मैं एक दिन 1 लाख कमा रहा हूँ, अगले दिन बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा हूँ, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना यार। एक आदमी का पीसफुल माइंड के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टेबिलिटी, राइट। सो एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अमेरिका जैसे बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट चला रहे हो तुम, समझ रहे हो। ट्रम्प वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है बॉलीवुड, तो कभी इलॉन मस्क क्या कर रहा है, मतलब देखते होगे कभी आप न्यूज़ देखते हो, ग्लोबल न्यूज़ देखा करो भाई, अच्छी चीज़ें देखा करो ताकि अच्छी बातें हो बात करने के लिए। अदरवाइज विल कीप टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया स्टफ। थोड़ा अच्छे टॉपिक्स, एक किसी से अपन बात करें तो अच्छा तो लगे कुछ बात करके, यार कुछ बात करी, कुछ काम की बात करी, जस्ट इमेजिन, है ना। देखो भाई सामने देखो, इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके अंदर। तीसरा फंक्शन है गवर्नमेंट का। पहला क्या था? एलोकेशन, दूसरा क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा बहुत ईजी है, सामने देखो बस एक बार, फिनिश होने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या करती है सर गवर्नमेंट इस स्टेबिलिटी फंक्शन में? मैचेस, देखो मैचेस मतलब इक्विलिब्रियम लाती है किसके बीच में? इकोनॉमीज आउटपुट विद इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अलाइनिंग द टोटल स्पेंडिंग मतलब एडी विद द टोटल आउटपुट मतलब। स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है कि इक्विलिब्रियम बना रहे, एडी और एएस बराबर रहे, कभी एडी ऊपर कभी एएस नीचे, ऐसा ना चले। सही है। सो गवर्नमेंट इस फंक्शन में और क्या अचीव करना चाहती है सर? फुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि हम अपने पोटेंशियल लेवल पे पहुंच पाए, कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए। सही है। एंड मेंटेनिंग लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। तो जितने गोले लग रहे हैं, ये एम होता है गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी फंक्शन करने के पीछे। क्या होता है सर एम? टू मैच द इकोनॉमीज आउटपुट विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब वही फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना कि हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल आउटपुट जितना हम बना सकते हैं हम उतना बनाए, कम ना बनाए जानबूझ के। सही है कि नहीं है ना। तो ये अचीव करना, टोटल स्पेंडिंग को टोटल प्रोडक्शन के बराबर रखना। सही है। एडी और एस को बराबर रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट लाना देश के अंदर, स्टेबल लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रखना, मतलब इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, थोड़ी थोड़ी बढ़नी बहुत जरूरी है, ग्रोथ यार। सही है। तो इसलिए बोलते हो 4-5-6% ग्रोथ बहुत जरूरी होती है, उसको लेकिन स्टेबल पे रखना, समझ रहे हो, वो भी जरूरी है, मॉडरेट रखना, समझ रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि बोले नहीं सर देश में इन्फ्लेशन तो होनी नहीं चाहिए, तो इकोनॉमी उसमें चले जाएगी सेडेशन इफेक्ट में। सेडेशन समझते हो क्या होता है? सेडेशन नशा करके वो आदमी वो जो कोमा में चल जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट हो गया भाई साहब, कोई हिल ही नहीं रहा, सुन्न हो गया, समझ रहे हो ऐसा। तो याद रखो। नेक्स्ट, इसी के पैसे ले रहे हैं बेटा, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो।
द गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट का जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है ये किस पर बेस्ड है सर? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कीन्स, कीन्स प्रिंसिपल पे, क्या? दैट मार्केट, कीन्स का ये मानना था, कीन्स ने जब वो स्टडी करी उसके बाद समझ में आई कि मार्केट अपने आप कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, गवर्नमेंट को उसे इक्विलिब्रियम पे रखना मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली कम्स टू इक्विलिब्रियम, द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर, गवर्नमेंट को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उन दोनों को बराबर पे रखने के लिए। ऑटोमेटिकली एडीएस मतलब एडी और एएस बराबर नहीं आएगा, ऐसा किसका मानना था? कीन्स का। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी इन दोनों को बराबर रखने के लिए। क्लियर है? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेबिलिटी फंक्शन इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल्स, कीन्स प्रिंसिपल। क्या था कीन्स प्रिंसिपल्स? दैट द मार्केट डज नॉट कम टू इक्विलिब्रियम ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटिकली नहीं आता है सर वो, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, वो अपने आप फुल अचीव नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंटरवेंशन इज नीडेड फॉर दिस, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? तभी प्राइसेस को स्टेबल रख पाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट ला पाएंगे, बराबर ला पाएंगे, ऑटोमेटिकली कभी अपने आप इक्विलिब्रियम नहीं आता। सही है क्या? नेक्स्ट सर वो ये हमारी मम्मी बोलती थी कई बार, बोला कहने से कुमार गधे पे थोड़ी चढ़ता है, बिना बोले बिना आपको डांटे पिटाई करे आप कभी पढ़ाई करते हो? नहीं सर, ऑटोमेटिकली हम कौन पढ़ाई करते हैं, घर वालों को डांटना जरूरी होता है। तो वैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई कीन्स अपने आप कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, गवर्नमेंट को लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है स्टेबल रखने के लिए, बराबरी लाने के लिए। समझ में आई क्या? एक और बात, मार्केट इकोनॉमीज एग्जिबिट इनहेरेंट टेंडेंसीज। अरे सिंपल है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है सर? स्टेबिलिटी लाने के लिए दो पॉलिसीज है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है क्या? मनी। चैप्टर नंबर 8 इज मनी। मनी में 3 यूनिट है, मनी में पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी और यहां पढ़ाऊंगा फिस्कल पॉलिसी, मतलब बजट। अभी आएगा, इसी में यूनिट आएगा। आगे बढ़े। अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या करती है सर? गवर्नमेंट पॉलिसीज को यूज करती है स्टेबिलिटी रखने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए इन पॉलिसीज का यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बोलो? आरबीआई, बाप ऑफ ऑल बैंक्स। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट, ताई जी। समझ में आया क्या? लॉ वो फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ भाई, पढ़ाऊंगा कैसे बनता है, क्या होता है, वो भी प्रोसेस है, पूरा पढ़ाऊंगा। बजट कैसे बनता है, ऐसे मस्ती करके आ जाते हो तुम स्कूल में, मैं ही पढ़ाऊंगा। सुनना, चैलेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर ये सरकार को स्टेबिलिटी लाने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ऐसा आ जाती होगी ऐसे ही? ऐसे नहीं आ जाती भैया, बहुत चैलेंजेस फेस करती है गवर्नमेंट। नंबर 1 सर क्या है सर? वो डिस्ट्रप्शन होते रहते हैं ना, बिकॉज ऑफ द मार्केट, डिमांड सप्लाई है, जानते हैं वो तो अपने हिसाब से चल रहा है, कभी ओवर प्रोडक्शन कभी अंडर प्रोडक्शन, तो ये डिस्ट्रप्शन जो होते हैं इस वजह से बड़ा चैलेंज आता है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके साथ क्या आता रहता है सर? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज, ऊपर नीचे चलता रहता है सर। आप वो इकोनॉमी, अरे समझ रहे हो, ग्लोबल मार्केट ये वो ऊपर नीचे चलता रहता है सर। रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी एक्सपेंशन, वो चलता रहता है। बिजनेस साइकिल्स, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। एक और कई बार क्या आ जाती है सर? स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? व्हेन इन्फ्लेशन इज मिक्स्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट। सर जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, स्टैगनेंट मतलब कांस्टेंट होना, इकोनॉमी रुकी हुई है भाई सब, कांस्टेंट है ना, कोमा में मान लो तुम्हारे। अब साथ में क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गई, ओ सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अब क्या करे आदमी? सोचो, इन्फ्लेशन नहीं, स्टैगफ्लेशन। कांस्टेंट है मतलब, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी नॉमिनल। अरे हो ही नहीं रही ग्रोथ यार, 0.1 0.2% कोई ग्रोथ होती है क्या? ऐसा सिस्टम आ गया। प्लस क्या आ गई साथ में? अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? अरे सोचो, एक तो भाई साहब वैसे ही हालत खराब है, काम धंधा है ही नहीं ऊपर से, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, दोनों का साथ में आ जाना। और एक और लाइन है लास्ट में, ये चैप्टर पढ़ाऊंगा बिजनेस साइकिल, तो इजीली समझ में आएगा। ये बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं? कंटेजियस होती है। जैसे कोरोना क्या था? कंटेजियस, फैलने वाला। ऐसे ही एक देश में अगर अमेरिका में आता है, अगर डाउनफॉल आता है तो उसका बाकी देशों पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बाकियों से भी ट्रेड करता है। तो बिजनेस साइकिल्स आर कैसा? कंटेजियस इन नेचर। तो सर ये जो कंटेजन इफेक्ट है, कंटेजन इफेक्ट मतलब सर वहां पे कोई चीज होगी तो वो यहां पे भी होगी। डिप्रेशन पता है पहले कहाँ आया था? हमेशा कहाँ आता है पहले? मार्केट इकोनॉमीज में। मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, पढ़ाया ही नहीं तुमको, बिजनेस साइकिल में आता है। सो पहले जो डिप्रेशन है, एक्सपेंशन है, ये सब फ्लक्चुएशन कहां से चालू होती है? मार्केट इकोनॉमीज से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज से।
वहां से प्रॉब्लम चालू होती है और धीरे धीरे सभी देशों को पकड़ लेती है वो, ठीक है। तो इट्स लाइक अ कंटेजन इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? तो ये भी एक प्रॉब्लम है सरकार के लिए, एक चैलेंज होता है, द कंटेजन इफेक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल डिपेंडेंस। सर आज की डेट में हम कितनी सारी चीजें कहां से खरीदते हैं? विदेश से, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, अमेरिका से कर रहे हैं, दूसरे देशों से कर रहे हैं। तो अगर वहां पे आएगा तो हमारे देश में नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन अमेरिका में डिप्रेशन आया तो तुम्हारे देश से जो वो खरीदते हैं एक्सपोर्ट्स, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। डिमांड कम तो तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन क्या होगा? कम। एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम। वहां डिप्रेशन आने से तुम्हारे यहाँ कम हो जाएगा मामला। आगे बात समझ में? तो फिर ऑब्वियसली इफेक्ट आता है ना, देखा कंटेजन इफेक्ट फैलता है सर बीमारी की तरह, समझ गए? सो ये जो कंटेजन इफेक्ट है फ्रॉम द इंटरनेशनल डिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, आजकल की ग्लोबलाइजेशन का जमाना है सर, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का जमाना है, सब देश आपस में साथ मिलके चल रहे हैं, ऐसा कहना है उनका कि चलना चाहिए, चलना चाहिए। अमेरिका भी कह रहा है कि भाई सबको साथ मिलके चलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये और वो, तो बहुत जरूरी है सर। ये सब चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट के सामने आते हैं। तो कंटेजन इफेक्ट भी क्या होता है? एक चैलेंज, क्योंकि हम दूसरों से डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड बिजनेस चल रहा है उनसे, तो वहां पे आएगा तो हमारे यहां भी आता है सर वो। तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हो जाता है इस समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। कैसे बनाएंगे? क्योंकि साथ में चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? जैसे मैंने बताया सर, एक तो मार्केट चैलेंजेस, डिस्ट्रप्शन चलते रहते हैं, डिमांड सप्लाई के अपने आप कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहता है। कभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, कभी साथ में स्टैगफ्लेशन हो जाता है, ये सिस्टम प्रॉब्लम को और क्या कर देता है? कॉम्प्लेक्स। तो ये चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट फेस करती है। और लास्ट, की एरियाज ऑफ कंसर्न इन स्टेबलाइजेशन। तो सरकार के कौन से मेन एरियाज हैं जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के टाइम पे उसको ध्यान रखने चाहिए? नंबर 1, लेबर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। मतलब ये उसका मेन इंपॉर्टेंट आइटम है किसका? स्टेबलाइजेशन फंक्शन में सरकार को क्या क्या करना चाहिए? लेबर एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए, कैपिटल यूटिलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, ओवरऑल आउटपुट को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, जीडीपी प्रोडक्शन आउटपुट को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ेगी। जनरल प्राइस लेवल्स इसलिए तो बनाती है वो रोड, वो भी इसका भी एक फंक्शन है, समझ रहे हो? काम दिलाना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। अरे रोड बनाने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बनता है सर, एम्प्लॉयमेंट आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाएगा, रियल आउटपुट को बढ़ाएगा, लोगों को रोजगार देगा, उनका एम्प्लॉयमेंट होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। स्टेबिलिटी में भी करती है गवर्नमेंट ये, ठीक है। ओवरऑल आउटपुट को बढ़ाना, जनरल प्राइस लेवल्स को ठीक रखना, स्टेबल रखती है गवर्नमेंट, कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट को। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, याद करो 2 वर्ड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा है आपने, तो सर उसको ठीक रखना, ठीक है। जो भी है मतलब इंटरनेशनल पेमेंट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर रखना। नॉर्मली हमारे देश में क्या होता है? आउटफ्लो इज मोर, इनफ्लो इज लेस, इसलिए इंडिया में हमेशा नेगेटिव होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हमें उन्हें देना ही होता है हर बार लेना होता ही नहीं कभी। तुम बनाओ तो सही ऐसी कोई चीज़ जिससे उनसे आए पैसा, तुम बनाते हो चाय कॉफ़ी मसाले और वो साले खाते नहीं वो चीज़, समझ रहे हो? चाय कॉफ़ी मसाले कितने खाते? एक साल में 1 किलो मिर्च खत्म नहीं होती उनकी, समझ लो। कोई ऐसी चीज बनाओ जो वो खरीदे और तुम्हारे देश में पैसा आए। बोलो सर टूरिज्म से आता है ना, अबे कितनी बार ताजमहल देख लिया, कुछ नया तो बनाओ। अंग्रेज इंडियन से ज्यादा ताजमहल देख के चल जाता है, क्या बात कर रहे हो तुम? फैक्ट है, फैक्ट है। तो फिर कितनी बार दिखाओगे ताजमहल? बार बार वही स्टोरी बता रहे हो, ये आदमी था, इसकी 13 बीवियां थी, माहौल बनाता था, तो मतलब प्यार का माहौल बनाता था, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव है ताजमहल, नहीं पता आपको? 13 बार लव कर चुका था, बीवी के मरने के बाद 14वीं बार और किया फिर लव, 14 शादी और करी उसने। बहुत बढ़िया प्रेमी आदमी था प्रेम ही खत्म नहीं हो रहा था, रोमांस उसका जो भी है बस है। लेकिन इतना ये बोल बोल के तुमने कितना पैसा कमा लिया ताजमहल को बेच बेच के, समझ रहे हो? अब तो अंग्रेज भी बोलता है, तुमसे ज्यादा जानता है वो उसके बारे में समझ रहे हो? चलो अच्छा, इसके साथ साथ क्या कंसर्न होता है स्टेबलाइजेशन में? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सही रखना, जीडीपी रेट को ठीक रखना, ये बहुत जरूरी है। एक सेकंड रुक जा बस, एक बार देखने दे, एंड हो गया क्या है अमेरिका? हाँ कैपिटलिस्ट ना, देख नाम तो उसका कैपिटलिस्ट ही है आजकल, लेकिन क्या है दोनों तब बोलो आप, उसमें मैंने कल क्या कहा था आपको, अगर क्लास की अटेंड करी थी, सब जगह आजकल गवर्नमेंट है, लेकिन उसका जो डिग्री ऑफ इंटरवेंशन है वो वेरी करता है। इंडिया में ठीक ठाक है, सोशलिस्ट में बहुत ज्यादा है और कैपिटलिस्ट में बहुत कम है तो सही लेकिन बहुत कम है, इसलिए वो कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में। और असली में वो बुक्स और वगैरह में गलत पढ़ाते हैं, अगर मैं बोलूं सही से तो कैपिटलिस्ट के अंदर भी होता है गवर्नमेंट का रोल, लेकिन बहुत मिनिमम होता है,
ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा होता है, सबसे कम होता है मतलब। तो अगर आपसे कभी पूछे कि कैपिटलिस्ट कौन सी होती है तो उसको बोलना नॉर्मली, अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली अगर कोई पूछे तो बताना कि भाई कैपिटलिस्ट वो होती है जहाँ पे सबसे कम गवर्नमेंट का रोल होता है, ये है। सोशलिस्ट कौन सी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा होता है। चलो समझ में आएगा सभी को? अरे बोलो यार। तो इसके साथ आपका ये हो गया खत्म, ठीक है। एक बार यहाँ तक हो चुका है, आपके 3 फंक्शंस खत्म हो चुके हैं। तो अब अपन नया टॉपिक, मतलब यही यूनिट चल रही है, इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक फिनिश करना भैया।